तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। टेम्परेचर। जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि एंशिएंट इजिप्शियन मैथ्स की कॉम्प्लेक्स वर्ड को इतना लाइक क्यों करते थे। जब भी कोई चीज़ नंबर से कनेक्टेड होती थी तो एंशिएंट इजिप्शियन इतने एक्यूरेट कैसे होते थे, और क्या वो सच में जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में ये भी कहा गया है कि एंशिएंट इजिप्शियन बोनाफाइड जीनियस थे जिसे हम इजीली समझ भी नहीं सकते थे। एंशिएंट इजिप्शियन उसमें किंग्स ऑफ गैस कहलाते थे। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। सुनने में तो ये टेम्परेचर इतना वेट साउंड नहीं करता, लेकिन डेजर्ट में मौजूद एक पिरामिड के अंदर ये एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर होना काफ़ी सोचने वाली बात है। जहाँ डेजर्ट का मैक्सिमम टेम्परेचर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ग्रेट पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर जितना यानी 68 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो शायद एक कोइंसिडेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर ये कोइंसिडेंट भी है तो भी एंशिएंट इजिप्शियन अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, और वैसे ही एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वो भी सेम टेम्परेचर का कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंशिएंट इजिप्शियन ऐसा करने में सक्षम थे। मैथ्स। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड में सबसे डराने वाली चीज मैथ्स है या नहीं? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंशिएंट इजिप्शियन मैथ्स के चैंपियंस कंसीडर किए जाते हैं। उस समय के लोगों को ये बहुत पसंद था, जो आज की मॉडर्न सोसाइटी के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसे फेस करते समय वो अपने सर स्क्रैच करने लगते हैं। पास्ट में इजिप्शियन को मैथ्स का जीनियस कहा जाता था। आज इतने टाइम बाद भी हम मैथ्स के बड़े क्वेश्चन या इक्वेशन के नाम से ही घबरा जाते हैं, जिन्हें वो लोग बहुत इजीली सॉल्व कर देते थे। जिनमें से एक बहुत फेमस जीनियस को अबू सिम्बल के इनर सेंचुरी टेम्पल में देखा जा सकता है। यहाँ हर साल में 2 बार रेमेसेस द सेकंड और द गॉड्स ऑफ एमुन-ra पर सूरज की रोशनी पड़ती है। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज की रोशनी गॉड पिथा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जो इस जगह पर 4 स्टेचूज में से एक हैं। पिता को गॉड ऑफ अंडरग्राउंड कहा जाता है, इसलिए वो हमेशा डार्कनेस में ही रहते हैं, और बाकी तीनों स्टेचूज के बिल्कुल अपोजिट उनके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। जिसका अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सूरज की रोशनी उन तीनों स्टेचू पर रामसे के बर्थडे के दिन और डेट ऑफ कोरोनेशन के दिन यानी कि 22 अक्टूबर और 22 फरवरी के दिन ही पड़ती है। और तो और ऐसा होने में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा टेरिफाइंगली ब्रिलियंट थिंग्स जिससे एंशिएंट इजिप्शियन ने अचीव किया था, वो भी मैथ्स के साथ, और वो है सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मैथ्स, जिसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का लोकेशन काफी मिस्टीरियस माना जाता है। जिसे ऑब्जर्व करने से ऐसा लगता है कि ये पिरामिड डेजर्ट में ऐसे कैसे बनाया गया होगा। लेकिन रिसेंट इक्वेशन शो करते हैं कि द ग्रेट पिरामिड अर्थ के लैंड यानी भूमि के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। और अगेन ये फिर से कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, लेकिन उस समय गूगल अर्थ के ना होते हुए भी ऐसा होना कैसे पॉसिबल था। दूसरे वर्ड में कहें तो अगर आपके पास वर्ल्ड का मार्केटर प्रोजेक्शन मैप है एंड आप पूरे वर्ल्ड मास के मिडिल, नॉर्थ और साउथ मेरिडियन के सेंटर पर पिन पॉइंट करते हैं, तो आप न केवल अर्थ के सेंटर पर पिन पॉइंट करेंगे, उसके साथ साथ आप द ग्रेट पिरामिड को भी पिन पॉइंट करेंगे। जैसा हम गेस कर सकते हैं, उस समय एंशिएंट इजिप्शियन के पास ऐसा कोई गैजेट नहीं था जिससे वो किसी भी मैप को एक्सेस कर सके, जो एक न्यू क्वेश्चन को जन्म देता है कि वो वर्ल्ड के बारे में इतना अच्छे से कैसे जानते थे, जिन्होंने द ग्रेट पिरामिड को उसकी मौजूद जगह पर बिल्ड किया, जो शायद इस बात को कई लोगों के लिए थोड़ा क्रीपी बनाती है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि पुराने समय में एलियंस ने इजिप्शियन की हेल्प की थी ताकि वो ऐसी चीजों को बिल्ड कर पाए। हाउ डिड द किंग तूतनखामेन डाई? ये कहने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि आखिर द मोस्ट फेमस किंग की डेथ कैसे हुई। उन्हें इजिप्शियन फेरोज में सबसे फेमस माना जाता है। हालांकि उनकी डेथ काफी यंग एज में हुई थी, लेकिन वो कैसे मरे इसका सॉलिड आंसर कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी डेथ पर आज तक कई गेस सुनने में आते हैं। 2013 में यूके रिसर्चर के एक ग्रुप ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ बर्न्ट ममी, बेस्ड ऑन एक्सरे जो 1968 में और एसीटी स्कैन जो 2005 में इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एटिकेट के द्वारा लिए गए थे। उसका रिजल्ट इस डॉक्यूमेंट्री में रिवील किया गया है, जो शो करता है कि किंग तूतनखामेन की रिब्स और लेग में बहुत चोट आई थी। इस रिजल्ट के सबके सामने आने से उन रिसर्चर का कहना था कि किंग तूतनखामेन की डेथ इस कारण से ही हुई है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी ने किंग तूतनखामेन की डेथ को अदर पॉसिबिलिटी को पॉइंट आउट किया, जिसमें कहा गया है कि किंग तूतनखामेन की चोट का कारण हॉर्स या हिप्पो का अटैक था।
किंग तुतनखामेन की काफी रिस्क की बोन डैमेज होने के साथ साथ मिसिंग भी थी, जिसके लिए कहा गया था कि उन बोन्स को वर्ल्ड वॉर 2 में चोरों ने बेच दिया था। इटली इंस्टीट्यूट फॉर ममीज एंड आइसमैन के हेड प्रोफेसर अल्बर्ट जिंग किंग तुतनखामेन की फैमिली के लिए गए कंप्यूटर स्कैन और डीएनए टेस्टिंग पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि किंग तुतनखामेन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि क्लब फुट होने के कारण किंग तुतनखामेन कभी अपने पैरों पर चल ही नहीं पाए थे, क्योंकि वो कभी भी इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। किंग तुतनखामेन की मम्मी के पास वॉकिंग कैन्स यानी चलने में हेल्प करने वाली चीजें भी मिली हैं, जो वहाँ किसी फैशन रीजन से तो नहीं रखी गई होंगी। जिनका कहना है कि किंग तुतनखामेन की डेथ इसलिए हुई होगी क्योंकि वो एक इंसेक्ट के मेल से पैदा हुए थे। किंग तुतन के पेरेंट एक ब्रदर और एक सिस्टर का कपल था, जो रिलेशन शायद उनकी वीक हेल्थ का रीजन माना जाता था, जिस कारण वो कभी अपने पैरों पर चल ही नहीं सके। वीक बॉडी होने के साथ साथ किंग तुतनखामेन को मलेरिया का भी सामना करना पड़ा। इन चीजों के रीजन बताते हुए जिंग कहते हैं कि इन रीजन को किंग तुतनखामेन की डेथ का रीजन बताते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि उनका अंदाजा सच हो। इसलिए आज तक किंग की डेथ की एक मिस्ट्री बनी हुई है, द हिडन पिरामिड। इस पिरामिड की सबसे स्कैरीस्ट बात यह है कि ये पिरामिड सच में मौजूद है। ये हिडन पिरामिड आज तक ऐसी जगह पर छिपा था जहां कोई भी इसे नहीं ढूंढ सकता था, जिसका रीजन ये नहीं कि इस पिरामिड से कुछ सीक्रेट मौजूद होंगे। बात असल में ये थी कि ये पिरामिड डेजर्ट में बनने की जगह पानी के नीचे बनाया गया था। पानी वो जगह नहीं जहाँ पिरामिड बनाए जाते हैं, लेकिन आज योनागुनी मॉन्यूमेंट पानी के नीचे ही मौजूद है। योनागुनी मॉन्यूमेंट योनागाशी कोस्ट जापान के साउथर मोस्ट रायुक्यू आइलैंड की चट्टान पर बनाया गया था, जो ताइवान से लगभग 100 किलोमीटर ईस्ट में मौजूद है। मेरीन जियोलॉजिस्ट मसाकी किमुरा क्लेम करते हैं कि इस मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां मैन मेड है, जिस कारण लोगों के बीच इस मॉन्यूमेंट का रियल या फिर मैन मेड होने का टॉपिक डिबेट का टॉपिक बना रहता है। और अगर ये स्थिति नेचुरल भी है तो क्या इसे मॉडिफाई किया गया है हम इंसानों के द्वारा? अभी तक गवर्नमेंट एजेंसी ने भी इस साइट पर किसी तरह की रिसर्च ना ही करी है और ना ही करवाई है, और न ही इसे प्रिजर्व करने का कोई काम इस साइट पर करवाया गया है। इस मॉन्यूमेंट में काफी बारीक सैंडस्टोन और मडस्टोन को देखा जा सकता है, और बिलीव किया जाता है कि ये चीजें इस साइट पर आज से 20 मिलियन साल पहले से डिपॉजिट की गई हैं। हु बिल्ड देम? ये चीजें कैसे बनाई गई होंगी? इजिप्शियन के पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्निक आज तक काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनी हुई है, जो टाइम के साथ साथ डेवलप होती गई है। पहले के टाइम में पिरामिड ऐसे नहीं बनाए जाते थे जिन्हें हम आज देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि बड़े स्टोन को कॉपर चिसल की हेल्प से कर्व किया जाता था, और ऐसा करने के बाद उन बड़े ब्लॉक्स को खींचकर उनकी पोजीशन पर रखा जाता था। लेकिन काफी लोग इस बात पर भी एग्री नहीं करते, और इस काम को करवाने के लिए जो वर्क फोर्स यूज किया करते थे वो उससे भी एग्री नहीं करते थे, और ग्रीक बिलीव करते हैं कि पिरामिड्स को बनाने में स्लेव लेबर का यूज किया गया था। अब आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने में कई हजारों स्किल्ड वर्कर्स की हेल्प ली गई थी, जिन्हें इस काम को करने के लिए इस तरह यूज किया गया था कि जो टैक्स वो उस टाइम पे करते थे, उस टैक्स की जगह उन लोगों को गीजा का पिरामिड बनाने में अपना योगदान देना पड़ेगा जब तक उनका काम पूरा नहीं हो गया। और ये भी कहा जाता था कि पिरामिड को बनाने के लिए कोनन के फॉरेनर्स की हेल्प भी ली गई थी। लेकिन कई लोग बिलीव करते हैं कि पिरामिड को बनने में एलियंस ने एंशिएंट इजिप्शियन की हेल्प की थी, जिन्होंने कई पिरामिड्स को बनाने में मेजर रोल प्ले किया था। वहीं कुछ लोग ओरियन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी पर बिलीव करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग गीजा के लार्जेस्ट पिरामिड को ओरियन बेल्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, ओरियन से किसी तरह का कोई कनेक्शन है, जिसकी हेल्प से ये पिरामिड बिल्ड किए गए थे, जिसका सीक्रेट कोई नहीं जानता और शायद कोई जान भी नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।